आप सभी का आज की इस क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। आज द्वितीय प्रश्न पत्र की हम बात करेंगे और इसी के अंतर्गत हम कहानी मलबे का मालिक पढ़ेंगे। मलबे का मालिक कहानी के लेखक हैं मोहन राकेश जी। मोहन राकेश जी ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने अपनी कहानियों में भारत पाक विभाजन के प्रभावों, उससे जो हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ा, उसका यथार्थ अनुभूत में चित्रण किया है। आपकी कहानियों में हमें सामाजिक चेतना के दर्शन होते हैं और जो आज ये कहानी है मलबे का मालिक, इस कहानी में भारत के विभाजन के समय जो त्रासदी हुई, जो दंगे हुए, जो आगजनी हुई, उससे प्रभावित एक परिवार का मार्मिक चित्रण किया है। इस कहानी के पात्रों से आपका परिचय करा देते हैं। इस कहानी के पात्र हैं अब्दुल गनी। दूसरे पात्र हैं इस कहानी के रखा पहलवान और तीसरे हैं चिराग दीन। चिराग दीन अब्दुल गनी के बेटे हैं और चिराग दीन की पत्नी जिनका नाम है जुबैदा। चिराग दीन और जुबैदा की दो बेटियां हैं, जिसमें एक का नाम किश्वर, दूसरे बेटी का नाम सुल्ताना है। रखा पहलवान के ही एक साथी का नाम लच्छा पहलवान है। ये कहानी के पात्र हैं और कहें कि कहानी इसमें अब्दुल गनी, रखा पहलवान के आसपास ही चलती है। जो कहानी में प्रतिद्वंदी पात्र है, जिसे हम खलनायक कहते हैं, वो पात्र इसमें रखा पहलवान है। गनी इस कहानी के मुखिया हैं, मुख्य पात्र कहें। कहानी प्रारंभ होती है, आपको आज हम जो बताएंगे उसके विषय में आपको जानकारी दें, कहानी का सार और उसके साथ उसकी मूल संवेदना क्या है, लेखक ने कहानी में क्या कहना चाहा है, क्या संदेश दिया है, इस पर आज हम बतलाएंगे। तो कहानी का सार है, पात्रों से आपका परिचय करा ही दिया हमने। तो कहानी प्रारंभ कहाँ से होती है, मोहन राकेश जी ने कहानी का प्रारंभ कैसे किया है। कहानी का प्रारंभ हॉकी मैच है भारत में और उस हॉकी मैच को देखने के लिए पाकिस्तान से एक दल आता है। हॉकी मैच देखने का तो सिर्फ एक बहाना था, इस बहाने वो अपनी जन्मभूमि को देखना चाहते थे। इसी टोली के एक सदस्य हैं अब्दुल गनी। आप सभी जानते हैं जब देश का विभाजन हुआ, उस समय जो मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते थे वो पाकिस्तान चले गए और जो वहां से हिंदू इधर आना चाहते थे, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, पाकिस्तान से जो इधर आना चाहते थे वो इधर आ गए। तो उस समय जो विभाजन हुआ था, बड़ी त्रासदियां हुई, दंगे हुए, फसाद हुए, आगजनी हुई और उसी समय अमृतसर का जो बासा बाजार है,
बासा बाजार में शाहतीरों और बासों की दुकानें हैं, इसलिए उसे बासा बाजार कहते हैं। तो बासा बाजार में उस समय आग जनी हुई, काफी दुकानें जल गईं, उसमें कई मकान जले, कई लोग मकान में ही जलकर शहीद हो गए और जो बचे वो बाहर चले गए, बाहर जाके बस गए और उन्होंने कभी वापस आने का साहस नहीं किया, हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। तो अमृतसर में पाकिस्तान की टोली आई हुई है हॉकी मैच देखने के लिए और वो टोली अमृतसर के बासा बाजार में घूम रही है। देखती है, अरे यहाँ तो ये दुकान थी, अरे यहाँ तो इतना बदल गया, बासा बाजार पहले जैसा चहल पहल वाला नहीं रहा, उसमें पहले से कम चहल पहल है। जो पहले हुआ करती थी, आपस में टोली एक दूसरे से बात करते हैं और बात करते हुए ही उनमें से एक बुजुर्ग हैं अब्दुल गनी, जो बासा बाजार में देख रहे हैं और वो एक गली की ओर जाते हैं। उन्हें जिस गली में जाना है वो ठिठक जाते हैं। उस गली में पहले जैसी चहल पहल नहीं है, लेकिन वो हिम्मत जुटाते हैं, उस गली की ओर चल देते हैं। चलते हैं, फिर ठिठक जाते हैं, सोचने लगते हैं अब्दुल गनी का इसी गली में मकान है और वो उसे देखने आए हैं। तभी गली में मनोरी नाम का एक लड़का आता है और अब्दुल गनी से कहता है, कैसे खड़े हो मियां? अब्दुल गनी अपने बुजुर्ग आंखों से उन्हें देखते हैं और देखकर कहते हैं, तुम मनोरी हो? मनोरी चौंक जाता है, कहता है, आप मुझे कैसे जानते हैं? मनोरी कहता है कि आप मुझे कैसे जानते हैं? गनी कहते हैं कि आप चिराग दीन को जानते हो? चिराग दीन आपके परिवार का दर्जी रहा है। अच्छा, आप गनी मियां हैं? हाँ, मैं मकान देखने आया हूँ। चिराग तो अब है नहीं, उसका परिवार है नहीं, तो सोचा मकान को ही देख लूं। मनोरी उंगली पकड़कर उन्हें उनके मकान की ओर ले जाता है। अब मकान कहाँ है? मलबे का ढेर है और मलबे की ढेर की ओर ले जाता है। उस मकान को देखकर गनी को बहुत दुख होता है। मलबे के ढेर में तब्दील अपने मकान को देखकर गनी बहुत दुखी होते हैं और वहां मलबे पर जाकर खड़े होते हैं। वहां अध जली चौखट टिकी हुई है। 7.5 साल हो गए हैं। 7.5 साल बाद वो वापस आए हैं। 7.5 साल पहले की ये घटना है जब आग जनी हुई थी। तो वो अध जली चौखट अभी भी खड़ी है। गनी उसके सहारे खड़े हो जाते हैं। उसमें से लकड़ी के तिनके इधर उधर बिखरने लगते हैं। गनी दुखी होते हैं और अपने बेटे को पुकार उठते हैं, अरे चिराग दीना, तू कहाँ चला गया? मुझे अकेला छोड़ गया। गनी को जब गली में लोग देखते हैं तो कानाफूसी होने लगती है, गलतफहमी भी फैल जाती है, क्योंकि गनी जब गली में आते हैं, छिटकते हैं, उससे पहले कोई बच्चा दौड़ रहा होता है, रो रहा होता है, तो वो उसे अपनी जेब से कुछ देना चाहते हैं। इतने में एक लड़की आती है और उस बच्चे को उठा के ले जाती है
और बात ऐसे आग की तरह फैल जाती है मोहल्ले में कि एक मुसलमान आया है जो बच्चे को उठाना चाहता था। वो तो समय पे पहुंच गई बहन जो उस बच्चे को उठा लाई। लेकिन जब मनोरी के साथ वो पहुंचते हैं तो लोगों को पहचानते देर नहीं लगती, पहचान जाते हैं कि अब्दुल गनी है। आपस में कानाफूसी होने लगती है कि अब तो पता लग ही जाएगा कि चिरागदीन को किसने मारा है, अब तो सारी बात सामने आ जाएगी। अब गनी वहां खड़े हो जाते हैं, कानाफूसी चल रही है, खिड़की दरवाजे लोगों के खुले हैं, देख रहे हैं कि अब तो कुछ होगा। सामने ही एक कुआं है, कुएं में निकला हुआ एक पीपल का वृक्ष है, जो कुआं पड़ा है उसमें पीपल का वृक्ष उगाया, उसकी छाया में रखा पहलवान लेटा हुआ है। कानाफूसियां हो रही हैं कि अब देखो पता लगेगा। रखा पहलवान बहुत बनता है, सब पर अपना रौब झाड़ता है। अब देखते हैं। बात लेखक पहले की कहता है, जब विभाजन हुआ गनी ने कहा अपने पुत्र से कि चिराग तुम चलो, साथ चलो। चिरागदीन ने कहा नहीं, अभी नया मकान बनाया है, उसे अपने नए मकान का मोह था और उस नए मकान में रहने के मोह के कारण चिरागदीन नहीं गया। उसने कहा कि आप जाएं, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ आराम से रहेंगे, रखा पहलवान है ना। और इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। होता क्या है कि रखा पहलवान आता है, उसकी उस नए मकान पर नीयत खराब हो जाती है। एक शाम वो पुकारता है चिरागदीन को। चिरागदीन अपने ऊपर से नीचे की तरफ सीढ़ियों से आता है, वैसे ही रखा पहलवान उसे दबोच लेता है और वो कहता है अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उसकी कोई नहीं सुनता और रखा पहलवान कहता है कि तुम्हें पाकिस्तान चाहिए, लो पाकिस्तान देता हूं। कहानीकार लिखता है कि उसे पाकिस्तान मिल जाता है, अर्थात रखा पहलवान चिरागदीन को मार देता है। उसकी पत्नी जुबैदा आती है, चीखती है, चिल्लाती है, तो रोकती है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। शाम का समय है, सबने इस घटना के साक्षी होते हुए भी अपने अपने घरों की खिड़की दरवाजों को बंद कर लिया, नहीं देखा। उन माँ बेटियों की चीख पुकार होती रही, लेकिन अगली सुबह उन तीनों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। अर्थात उन्हें किस तरीके से मौत के घाट उतारा गया ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन तीनों की लाशें पाएंगी। उन्हें भी, लेखक लिखता है कि उन्हें भी पाकिस्तान दे दिया गया। सभी इसीलिए सभी बातचीत कर रहे हैं और उसी समय लूटपाट होती है और उस दंगे में, लूटपाट में पता नहीं कौन उस मकान को आग लगा देता है। रखा पहलवान जब मकान को जला हुआ देखता है तो बहुत चीखता चिल्लाता है, कहता है मैं एक एक को देख लूंगा जिसने इस मकान को आग लगाई है। और रखा पहलवान उस पर इतना कब्जा जमाए हुए है कि कोई अपनी गाय भैंस भी बांधता है तो उसे नहीं बांधने देता। उसका एकाधिकार है उस मलबे पर। लेखक ने इस तरीके से कहानी को आगे बढ़ाया है। गनी कुछ देर वहां मलबे के ढेर पर खड़ा रहता है, बैठ जाता है दुख से और फिर चलता है। मनोरी उनको पकड़कर ऐसे लाता है कि ताकि वो रखा पहलवान को ना देख पाए, लेकिन गनी मियाँ की बूढ़ी आंखें रखा पहलवान को देख लेती हैं और वो उस ओर चल देते हैं। दोनों बाहें फैला के कहते हैं रखा पहलवान। रखा पहलवान कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, वो अपने
फैलाई हुई बाहों को नीचे कर लेते हैं। इससे पहले जब गनी अपने मलबे के ढेर पर बैठे हुए थे, रखा पहलवान का साथी लच्छा पहलवान आता है और कहता है, पहलवान, मनौरी ने अगर सब कुछ बता दिया होगा तो मनौरी की क्या आफत आई है, असामत आई है? देखते हैं। रखा कहता है, तू चिलम लगा। सूचना तो मिल जाती है, बातें भी आपस में होती हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि अब्दुल गनी रखा पहलवान की तरफ जाएंगे तो क्या होगा। सभी यही सोचते हैं कि आज भेद खुल जाएगा, कुछ तो होगा। गनी जब बाहें फैलाकर आगे मिलते हैं, जाते हैं, तो पहलवान की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। पूछते हैं, कैसे हो? वो उठकर बैठ जाता है, कोई जवाब नहीं देता। गनी बोलते हैं कि आया था तो सोचा मकान को भी देख लूं। चिराग दिन तो अब वापस आ नहीं सकता, उसे तो देख नहीं सकते, वो तो बहुत दूर चला गया, तो सोचा मकान को ही देख लूं। और रखा, तुम पर तो चिराग दिन का बहुत भरोसा था। वो कितना नादान था, इस नए मकान के मोह में यहाँ रह गया। उसने मुझसे कहा था, चिंता मत करो, यहाँ रखा पहलवान है ना। फिर रखा यह सब कैसे हो गया? उसे तो रखे तुम पर बहुत भरोसा था, फिर ये सब कैसे हो गया? रखे को कोई जवाब नहीं देते बना, कुछ नहीं बोला, उसका गला सूखने लगा। गनी आगे कहते हैं, वो नादान था, उसे बुद्धि नहीं थी कि किसी और के जाके छिप जाता। छिप जाता तो बच जाता। क्या करें, अफसोस करता है गनी। रखे पहलवान को कुछ नहीं सूझता कि वो क्या कहे। वो अपने पसीने को पोंछने लगता है। क्या कहते हैं गनी? गनी कहते हैं कि खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ करे। खुदा तुम्हें सेहतमंद रखे, रखा पहलवान को कहते हैं। तो कहानी यही एक तरीके से समाप्त हो जाती है। कहानीकार लिखता है कि खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ करे, अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे। रखा पहलवान से कहते हुए गनी चल देते हैं। रखा पहलवान का गला सूख जाता है, वो कुछ नहीं कह पाता। क्या कहे? अंदर ही अंदर उसे पश्चाताप होता है। वो कह उठता है, हे ईश्वर तू ही है, हे ईश्वर तू ही है। आगे कहानीकार लिखता है कि शाम को एक कुत्ता मलबे के ढेर के पास था। रखा पहलवान मलबे के ढेर पर बैठा हुआ था। अंधेरा हो चुका था। कुत्ता पहलवान को देखकर भौंकने लगा, भौंकता रहा। रखा पहलवान ने उसे भगाने की कोशिश की,
कुत्ता थोड़ी दूर भाग तो गया, लेकिन सामने ही दूर जाकर खड़ा हो गया और लगातार भौंकता रहा। जब तक रखा पहलवान उठकर वहां से नहीं चल दिया, तब तक कुत्ता लगातार उस पर भौंकता रहा। रखा पहलवान उठकर फिर उसी कुएं के पास चला गया, पीपल की छांव के नीचे जाकर बैठ गया। कुत्ता गया, मलबे के ढेर पर जाकर बैठ गया और रखा पहलवान को देखकर घुर्राता रहा। गुर्राने लगा, गुर्राता रहा वो कुत्ता। यहीं पर कहानीकार कहानी का अंत कर देता है। तो इस कहानी से लेखक हमें क्या संदेश देना चाहता है? लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक ये कहना चाहता है कि जो बीत गया सो बीत गया। कहानी में लेखक कह रहा है गनी के माध्यम से। गनी कहते हैं कि जो होना था सो हो गया, उसे कोई वापस तो ला नहीं सकता, और किसी को दोष भी क्या दूं, जो होना होता है वो हो जाता है। तो इससे स्पष्ट पता लग जाता है कि इस कहानी में लेखक ने यही संदेश देना चाहा है कि जो बीती हुई घटनाएं हैं उन्हें भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, मानवता का व्यवहार करना चाहिए, प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी चाहिए। गनी अपनी जन्मभूमि पर आकर अपने पुत्र को, चोट पहुंचाने वाले को माफ कर देता है। उसके पुत्र का परिवार नष्ट हो गया है, मकान भी ढेर हो गया है, मलबे का ढेर बन गया है। फिर भी गनी क्या कहता है? खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ करे। यानी स्पष्ट है कि गनी ने गनी ने रखा पहलवान से कोई दुश्मनी नहीं रखी, कोई शत्रुता नहीं रखी, कोई बैर भाव नहीं रखा। क्या कहा? अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे, यानी उसके लिए दुआएं मांगी, ईश्वर तुम्हें सेहतमंद रखे, अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे। तो कहानी का संदेश है कि बीती हुई घटना को भूलकर हमें मानवता का व्यवहार करना चाहिए, और यही दानवता पर मानवता की विजय कहानीकार ने कहानी में दिखलाई है कि सब कुछ भूलकर गनी ने रखा पहलवान के प्रति मानवता का व्यवहार किया। तो इस कहानी की यही मूल संवेदना है कि शत्रुता नहीं, दुश्मनी नहीं, बैर भाव नहीं रखना है। हमें घटनाओं को भूलकर मानवीय व्यवहार करना है और हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। तो ये रही आज की कहानी मलबे का मालिक और उसकी मूल संवेदना। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने इस कहानी को समझा होगा, इसके संदेश को समझा होगा। आज
इतना ही।